हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू लेक्चर। ये बेसिकली इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर क्या है? पहले वाले लेक्चर का ही सेकंड पार्ट है एवोपरेशन। इसके बाद हमारा मोशन की वीडियोस भी तैयार हो चुकी है, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे इसका एक छोटा सा टेस्ट लेके पूरे चैप्टर का और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। तो बेसिकली जो हमें आज पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है हमें एवोपरेशन कि क्या होता है ये एवोपरेशन, किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, बस और कुछ नहीं बचता। इसके बाद जिस भी बच्चे को जो भी डाउट हो, जो भी पूछना हो, मुझे शेयर करिए। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें वो डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, लेकिन फिलहाल आपको कल से मोशन की वीडियो मिल रही है। अब सुनिए मेरी बात, फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन का, ठीक है। तो बेटा बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है, सुनिए मेरी बात। आपने देखा होगा जनरली जब हम गीले कपड़े होते हैं हमारे, जनरली जो हमारे कपड़े हमारी मम्मियाँ धोती हैं, गीले कपड़े होते हैं, उनको जब धूप में रखते हैं तो वो धूप में से, धूप की वजह से जो कपड़ों में सारा पानी है वो धीरे धीरे हवा में वेपर्स में चेंज हो जाता है। क्या वहाँ उनका बॉइलिंग पॉइंट पहुँचा? नहीं ना। बॉइलिंग पॉइंट तो हमने अपने पास से तो हीट दी नहीं, तो वहाँ वो किसकी हीट से वेपर्स में चेंज हुए? सन की हीट से। सन की हीट से टेम्परेचर इतना तो नहीं बढ़ा। ऐसा तो नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सन ने 100 डिग्री सेल्सियस हीट तो दी नहीं, तो फिर भी वो वाटर वेपर्स में चेंज हो गए। तो इसी को मैं समझाने वाला हूँ। ये एक एग्जाम्पल था एवापोरेशन का। बेसिकली होता क्या है, जब हम लिक्विड जो होता है हमारा, जब उसको हवा में रखते हैं, किस में रखते हैं? एयर में रखते हैं, तो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम डे बाय डे कम होता चला जाता है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो धीरे धीरे पानी, बारिश होने के बाद जो पानी भरा है, आधा तो नालियों में बह जाता है और आधा आपका बेसिकली धीरे 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 वेपर्स में चेंज हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। देखा होगा जनरली आपने, आपके पास क्या है, आपने देखा होगा आप स्विमिंग पूल में से नहा के आते हो, आप धूप में खड़े हो जाओ तो धीरे धीरे आपका जो सारा वाटर वेपर्स आपकी बॉडी में है, बॉडी पर है, वो धीरे धीरे सब हवा में वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी बात सुनिए। जनरली होता क्या है, ये लिक्विड के साथ होता है बेसिकली। तो होता क्या है, बॉइलिंग और एवापोरेशन में को बहुत अंतर है। आप ध्यान से सुनना, मैं लास्ट में इनका डिफरेंस बताऊंगा आज, लेकिन अभी समझिए पहले मेरी बात। बॉइलिंग एंड एवापोरेशन में दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या है? वेपर्स में चेंज होना, इसका मतलब भी। लेकिन क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। जनरली होता क्या है बेटा, सुनना मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना। ये मेरा लिक्विड है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहीं से मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ये मेरा लिक्विड है। याद रखना, जो हमारे ऊपर सबसे ऊपर लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर सबसे ऊपर, उनके पास थोड़ी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है हमेशा। हाई नहीं लिखेंगे, मोर काइनेटिक एनर्जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले पार्टिकल्स से। ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, हमेशा हर बार कुछ ना कुछ पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक हमें बेसिकली पता है कि अगर हमें इसको वेपर्स में चेंज करना है तो हमें टेम्परेचर कितना देना होगा? एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करना होगा। बट आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ पार्टिकल्स के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो थोड़ी सी हीट को लेते ही, केवल कितनी हीट को लेंगे? थोड़ी सी हीट को लेते ही वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएंगे, थोड़ी सी हीट को लेके। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से थोड़ी सी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रेंज के। नॉर्मल के मुकाबले उनके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज़्यादा है पार्टिकल्स के पास, कुछ पार्टिकल्स के पास, सबके पास नहीं। आपने देखा होगा कि सारा पानी नहीं उड़ता एक साथ, है ना? सारा पानी एवापोरेट नहीं होता, सारा पानी नहीं होता वेपर्स में चेंज, थोड़ा थोड़ा करके होता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो हर बार कुछ ना कुछ, जो सबसे ऊपर, हर बार मान लीजिए ये पानी उड़ गया, अब जो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर वो भी वाटर वेपर्स उड़ गए तो जो सबसे ऊपर पानी की लेयर आएगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। आपने देखा हुआ भी होगा कि पानी हिलता रहता है ऊपर से। तो बेसिकली जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो जैसे ही इन्हें थोड़ी सी हीट मिलेगी, हीट वो भी कौन सी? छुपी हुई हीट, जो कहीं से भी मिल सकती है, कहीं से भी, हम अपने पास से नहीं देंगे उसे, हम अपने पास से नहीं दे रहे उसे, वो कहीं से भी यूज़ कर सकता है। चाहे सन की यूज़ कर ले हीट, चाहे एनवायरनमेंट की यूज़ कर ले, चाहे एटमॉस्फेयर की, चाहे अर्थ की, चाहे हमारी बॉडी, कोई सी भी हीट
उसको जैसे ही वो हीट मिल जाएगी, ये पानी के पार्टिकल्स किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर्स में। तो क्या हो गया, लिक्विड, सुनते रहिए मेरी बात, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचे बिना, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही, 30 डिग्री पे हो गया, 40 पे हो गया, 50 पे हो गया। वो जनरली वाटर कब होता है, वेपर्स में चेंज 100 पे, मगर कुछ पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू बाकी पार्टिकल्स के। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, आपने देखा होगा ऊपर की लेयर उड़ जाती है ना, पानी धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, तो जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी सन की हीट मिल जाए, सन की हीट ये हम अपने पास से थोड़ी सी हीट दे दी, और उसी हीट से वो लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे बिना, और यही प्रोसेस कहलाता है आपका एवापोरेशन। क्या कहलाता है, यही प्रोसेस आपका बेसिकली एवापोरेशन। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का वेपर्स में चेंज हो जाना बॉइलिंग कहलाता है, मगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना, द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर बिना बॉइलिंग पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचे बिना कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचे बिना, वहां तक रीच करने से पहले ही वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना हो जाता है। अगर रीजन आया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑलवेज सम पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एज अदर पार्टिकल्स, और बाकी पार्टिकल्स के मुकाबले सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स की जो लेयर होती है उस पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब पहले से एनर्जी ज़्यादा है तो उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, है ना। जब पार्टिकल्स पहले से बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं एनर्जी, तो हल्की सी हीट से ही उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, उनका टूट जाएगा। जब पहले से ही पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो हल्की सी हीट देते ही, थोड़ी सी जितनी भी उन्हें रिक्वायर है, मगर पहले के मुकाबले हीट नहीं चाहिए होगी कि बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बॉइलिंग जितनी, हल्की सी हीट देते ही वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर्स में, और वेपर्स में चेंज हो गया बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पहुँचे बिना, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही। तो यही प्रोसेस कहलाता है आपका एवापोरेशन। मेरे ख्याल से आप लोगों को एवापोरेशन समझ में आ गया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए। और इस केस में हमेशा जो हीट मिलती है वो कौन सी होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि कोई भी पार्टिकल्स को लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर होती है वही होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ भी वो हीट इसे मिल जाएगी कहीं से भी, और ये लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना। क्यों हो गया पहले ही, क्योंकि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है ऊपर वाले पार्टिकल्स के बीच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसी वजह से आप खुद देखो, मैं कुछ समझाता हूँ आपको। जब आपने समुंदर में आपने देखा होगा, नॉर्मली आपने देखा होगा बारिश होती है। बारिश क्यों होती है, जब समुंदर का पानी या नदियों का पानी या हमारे आसपास का पानी वेपराइज होके हमारे स्काई में जाता है, एटमॉस्फेयर में, और फिर कुछ दिनों बाद जब मौसम आता है, जो भर जाते हैं पूरे बादल, तो बारिश हो जाती है। क्या तुमने वहाँ पर हीट दी, क्या तुमने उस पानी को बॉईल करा, नहीं कराना, बॉईल नहीं कराना, लेकिन फिर भी समुंदर से पानी धीरे धीरे वेपर्स में चेंज होता रहता है, जगह जगह पानी वेपर्स में चेंज होता रहता है, और बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना। 100 डिग्री सेल्सियस तो हीट हमने नहीं दी ना, फिर भी वो थोड़ा सन की हीट से, थोड़ा एनवायरनमेंट की हीट से, जो हमारे आसपास हीट है, उस हीट से वाटर, कहते हैं ना गर्मी ज़्यादा होने से वेपर्स में चेंज हो जाता है, पसीना सूख जाता है, वेपर्स उसमें लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है, और हम कहते हैं वहाँ क्या हो रहा है, एवापोरेशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स के पास हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिकल्स के पास जो भी लिक्विड है उसके सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसलिए उसको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए अपने फोर्स को तोड़ने के लिए, और जैसे ही फोर्स टूट गया वो वेपर्स में चेंज हो जाएगी, और यही कहलाता है एवापोरेशन। तो बॉइलिंग और एवापोरेशन दोनों एक ही हैं, मगर बॉइलिंग तो होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, और ये होगा बिलो, अभी और भी रीजन बताऊंगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा एवापोरेशन क्या है। तो अगर कोई बोले एवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज नोन एज एवापोरेशन। ऐसा क्यों, बिकॉज सम पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी द टॉप मोस्ट पार्टिकल्स, है ना, जिसकी वजह से उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी यूज़ करेंगे उस एनर्जी को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि हमने पढ़ लिया कल, और जिसकी वजह से वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। यही है हमारा एवापोरेशन।
आया समझ में? कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे के बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। देखो इसका कितना बड़ा यूज़ है एवापोरेशन का। क्या होगा, आपने इसलिए जनरली देखा होगा जब आप किसी नदी में जाते हो, मान लीजिए ये क्या है मेरा, आप इसके पहले थोड़ा सा सुनिए इसके बारे में, आज इसे ख़त्म करना है। ये मान लीजिए मेरी कोई वाटर बॉडी है, यानी कोई समुंदर है, कोई तालाब या नदी है, इतना समझ लो। आपने देखा होगा जो उसके यहाँ सन है, ये क्या है, सन, ये क्या है मेरा सन। सन की हीट लगातार इस पे क्या हो रही है, पड़ती जा रही है, अंदर नहीं जा रही, केवल ऊपर वाली लेयर पे पड़ रही है लगातार। और ऊपर वाली लेयर के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो हैंड टू हैंड हमेशा कुछ ना कुछ पानी थोड़ा सा क्या होता रहेगा, एवोपरेट होता रहेगा, और एवोपरेट होकर बादल बन जाएंगे और वो बारिश करेगा। ठीक है, आया समझ में? तो यही तो एवोपरेशन होता है। तो आप खुद देखो एवोपरेशन केवल कहाँ वर्क कर रहा है, सबसे ऊपर वाली लेयर में। कहाँ पर, सरफेस, केवल जो टॉप सरफेस है। एवापोरेशन किस पे वर्क कर रहा है, केवल टॉप, नीचे पे वर्क नहीं कर रहा, केवल किस पे वर्क कर रहा है, टॉप सरफेस, क्योंकि सन की हीट तो यहीं पड़ेगी ना, अंदर नहीं जा रही, वो हीट तो केवल यहीं पे यूज होगी ना। जब ये उड़ जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगी, है ना। और पानी बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एवापोरेशन है। इसका बहुत बड़ा यूज़ क्या है, आपको सब कुछ नॉर्मली पता होगा क्या, कि समुंदर के पानी से हमें नमक मिलता है, समुंदर से नमक मिलता है। हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग जैसे मान लीजिए ये मेरा समुंदर है, समुंदर है, ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ समुंदर था, ये मेरा यहाँ पे पूरे में समुंदर है, समझो मेरी बात को। समुंदर के पानी को थोड़ा सा हमने स्टोर कर लिया, क्या कर लिया, स्टोर, बड़े बड़े वो बन जाते हैं, जगह बना लेते हैं, यहाँ पे गेट लगा दिया, होता है जैसे डैम्स में होता है थोड़ा सा, और यहाँ पे पानी स्टोर कर लिया समुंदर का पानी क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। यानी समुद्र इधर चल रहा है, हमने उसका पानी थोड़ा सा यहाँ रोक लिया, अब उसको धूप में रख दिया दिन के समय। कई दिनों बाद, कई महीने बाद जब ये सारा लगातार इस पे हीट पड़ेगी, तो डे बाय डे थोड़ा सा पानी हमेशा एवोपरेट होता चला जाएगा। एक समय पे क्या होगा, सारा पानी खत्म हो जाएगा, और जब पानी खत्म होने के बाद यहाँ पे क्या बचेंगे, केवल छोटे छोटे, यहाँ सरफेस में क्या बचेगा, छोटे छोटे नमक के पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स। इस तरीके से हम एवोपोरेशन की मदद से समुंदर के पानी से सॉल्ट भी बनाते हैं, समुंदर के पानी से क्या निकालते हैं, सॉल्ट भी निकालते हैं। क्या करते हैं, हमने क्या करा, सबसे पहले मान लीजिए समुंदर का पानी स्टोर कर लिया, ये रहा समुंदर का पानी, ये सारा एवोपरेट हो जाएगा डे बाय डे धीरे धीरे एवोपरेट हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हीट दे रखी है अपने पास से, बॉईल कर रहे हैं इसे, अपने आप ही हो रहा है सन की हीट से, और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट जब ये सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा तो यहाँ क्या इकट्ठे हो जाएंगे, क्या बचेंगे नीचे जब सारा पानी खत्म हो जाएगा, नमक, क्या बचेगा, बहुत सारा सॉल्ट। और इसी सॉल्ट को प्योरीफाई करके फिर वो हमारे घर में लाया जाता है। तो जो नमक है वो सी वाटर से ऑब्टेन्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। ये भी एक एग्जांपल हो गया। बारिश होती है वो भी एवापोरेशन की मदद से। ठीक है, अब आगे सुनिए। तो ये हो गया मेरा एवापोरेशन। बेटा जिसको भी समझ में नहीं आ रहा तुरंत पूछ लीजिए कि भैया एवापोरेशन मुझे समझ में नहीं आया, हमें बता दीजिए एक बार क्या होता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। बेटा किस किस चीज़ों पे एवापोरेशन डिपेंड करता है, कि कब एवापोरेशन तेज हो जाएगा, कब एवापोरेशन स्लो हो जाएगा, कब उसका हम स्पीड कर सकते हैं, उसकी बढ़ा सकते हैं एवापोरेशन की। तो एवापोरेशन बेसिकली किस किस फैक्टर पे बढ़ता है। तो देखो बेटा जो सबसे पहला फैक्टर है वो है हमारा बेसिकली टेम्परेचर। पहला फैक्टर जिस पे एवोपोरेशन डिपेंड करता है बेटा वो होता है मेरा टेम्परेचर। याद रखना एवोपोरेशन हमेशा उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के पास कुछ पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पहला क्या है, टेम्परेचर। याद रखना बेटा जब हमारा आसपास, आपने देखा होगा जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा जनरली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो हमारे कपड़े होते हैं, कपड़े बेसिकली सुना होगा आपने, गीले कपड़े वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, उनका पानी बहुत जल्दी वेपर्स में चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कोई पानी अगर आप धूप में भर के रख दो तो वो बहुत, अगर शाम के समय दिन में बहुत जल्दी से एवोपरेट होगा। कपड़े कभी भी शाम को नहीं सूखते, दिन में सूखते हैं। क्यों, क्योंकि दिन में गर्मी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दिन में हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है। सन की हीट होती है, ज़्यादा होती है। शाम के समय हीट क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसका मतलब क्या
है एवापोरेशन कब अच्छा हुआ, दिन के समय। क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था। तो याद रखना जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एवापोरेशन बढ़ेगा। यानी पहला फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी एवापोरेशन, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितनी ज़्यादा हीट होगी, पानी उतनी जल्दी वेपर्स में चेंज होगा। ठीक है, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कपड़े नहीं सूख पाते। क्यों नहीं सूख पाते, क्योंकि इतनी हीट नहीं है कि वो एवोपरेट करवा पाए। माना कि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, मगर उनके बीच के फोर्स को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ हीट चाहिए। अब वो हीट बहुत कम मिल रही है, क्यों नहीं मिल, लेटेंट हीट पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही, तो वो वेपर्स उड़ेंगे नहीं। और जैसी गर्मी बढ़ जाएगी वो हीट तुरंत उस वाटर वेपर्स को हवा में उड़ा देगी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि पहला फैक्टर क्या है कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजेज द टेम्परेचर। रेट ऑफ एवोपरेशन का रेट यानी जो हमारा एवोपरेशन का स्पीड अप हो जाता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो यही है इसका पहला फैक्टर। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, गर्मियों में बहुत जल्दी सूखते हैं कपड़े। ठीक है, द रेट ऑफ एवोपरेशन इज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजेज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से एवोपरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। अगला जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। आपने देखा होगा, देखो हर पीछे साइंस है बेटा, हर चीज़ के पीछे। आपने देखा होगा जब हमारे घरों में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जो चाय पीते हैं, जब गिलास में, सुनना मेरी बात, मैंने क्या बताया, एवोपरेशन हमेशा कहाँ होता है, केवल ऊपर वाली लेयर के साथ, पूरे के साथ नहीं होता। क्योंकि हीट केवल कहाँ आएगी, ऊपर वाले सरफेस पे आएगी, पूरे के अंदर तो नहीं आएगी हीट। एवोपरेशन केवल किसका होगा, टॉप मोस्ट लेयर का। जब तक टॉप मोस्ट लेयर नहीं उड़ेगी नीचे पानी पे नहीं आएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। सुनना मेरी बात, मान लीजिए ये क्या है, मेरा गिलास है, गिलास में क्या भरी हुई है, चाय। क्या भरी हुई है, टी। ठीक है, और इसी टी को मैंने एक बड़े से कटोरी में डाल दिया, ये आ गई थोड़ी सी टी, ये आ गई टी। जरा बताना कौन जल्दी ठंडा होगा। ये आपने देखा होगा जब चाय बहुत गर्म होती है तो हम उसे कटोरी में डाल के पीते हैं। या आपकी मम्मा जो होती हैं, जब चाय गर्म होती है तो गिलास से क्या कहे कि कटोरी में डाल दो, ठंडी हो जाएगी। तो वो ठंडी क्यों हो जाएगी, सुनना मेरी बात। यहाँ पर आप खुद देखो, सबसे ऊपर केवल यही पार्टिकल्स आ रहे हैं, केवल यही पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो एवोपरेट कौन से होंगे, केवल यही तो होंगे। एवोपरेट केवल किसका होगा, इनके। एवोपरेशन किसका होगा, केवल इनका ही तो होगा, पार्टिकल्स का। लिक्विड तो है, और एवोपरेशन के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो ये हीट ऊपर केवल, आप खुद देखो ना, एवोपरेशन के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो चाय के पार्टिकल्स हवा में तो उड़ेंगे, उड़ेंगे किसकी हीट को लेके, चाय की हीट को लेके। तो चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, लेकिन कम पार्टिकल्स उड़े तो कम हीट यूज हुई। मगर यहाँ पर जब हमने इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, क्या कर दिया हमने, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। खुद देखो यहाँ एरिया क्या था, छोटा था, सबसे ऊपर पार्टिकल्स, टॉप पार्टिकल्स देखने हैं बस, पूरा मत देखो, ऊपर ऊपर के पार्टिकल्स, क्योंकि मैंने बताया ऊपर के पार्टिकल्स के पास ही एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ भी देखो पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए, तो डेफिनेटली ये भी एवोपरेट होंगे। किसको यूज़ करेंगे, अपने चाय की हीट को लेके। तो चाय की हीट जब किस में ज़्यादा निकलेगी, यहाँ ज़्यादा हीट निकली है, यहाँ ज़्यादा हीट निकली, डेफिनेटली सर यहाँ हीट निकली, तो कौन ज़्यादा ठंडा होगा, ये जल्दी कूल होगी, कूल फास्टर, और ये स्लो कूल होगी। इसलिए हम लोग कभी भी चाय को किस में पीते हैं, कटोरी में, पैन में पीते हैं। ठीक है, रीज़न क्यों, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, पार्टिकल्स उतनी जल्दी एवोपरेट होंगे। आप खुद देखो ना, यहाँ सरफेस एरिया कम तो पार्टिकल्स कम एवोपरेट होंगे, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा तो पार्टिकल्स ज़्यादा एवोपरेट होंगे। और जब एवोपरेट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ हीट लेके जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स को हीट तो चाहिए। यहाँ हीट ज़्यादा निकल जाएगी चाय में से, और यहाँ हीट कम निकलेगी, तो ये जल्दी ठंडी होगी और ये कम हीट। इसका दूसरा एग्जाम्पल, जब हम कपड़े सुखाते हैं, हमारी मदर जो होती हैं वो दिन, पूछना जब मम्मी से पूछना एक बार आप सभी कि मम्मी जब आप दिन में कपड़े सुखाती हो तो कपड़ों को फोल्ड करके एक तरीके से ऐसे, सुनना मेरी बात, अब आपको समझ में आएगा, इस तरीके से फोल्ड करके धूप में रख दो। इस तरीके से फोल्ड करके क्या करा, मान लीजिए मेरी मम्मी ने इस तरीके से धूप में फोल्ड करके रखा, और आपकी मम्मी ने पूरा खोल के इसे कपड़े को फिर टांगा, तो किसका कपड़ा जल्दी सूखेगा, डेफिनेटली जिन्होंने पूरा ओपन करके एरिया बढ़ा के रखा है ना। ऐसे रखेंगे तो बहुत लेट सूखेगा, अच्छे से सूखने का भी नहीं है ना। और जैसे इसका एरिया बढ़ा देंगे
उसका पानी सारा का सारा बहुत जल्दी एवोपरेट होगा। तो यहाँ से एक बात सामने आती है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा एवोपरेशन उतना ज़्यादा। हुआ क्या, सुनो मेरी बात। मान लो ये छोटा सा क्लॉथ है, ये क्या है, छोटा सा क्लॉथ। अब देखो इसके सबसे ऊपर पार्टिकल्स यही तो आ रहे हैं, बस ये अंदर के तो नहीं आ रहे, सबसे ऊपर पार्टिकल्स यही तो हैं, बस ये एक तरीके से धूप के कांटेक्ट में जो आ रहे हैं, सन के कांटेक्ट में, तो केवल यही एक टाइम पे कितने वेपर्स उड़ेंगे, केवल यही उड़ेंगे। जब ये उड़ जाएंगे तो अंदर का पानी ऊपर आएगा, फिर वो उड़ेगा, यानी बहुत स्लो प्रोसेस होगा। इसी कपड़े को मैंने फैला के रख दिया ऐसे, तो पूरा फैला के रख दिया, तो देखो एरिया बढ़ाने से एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स एवोपरेट हो जाएंगे हीट लेके। तो यहाँ पर जब एक बारी में 10 पार्टिकल एवोपरेट हो रहे थे, यहाँ एक बारी में 100 हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जल्दी कूल हो जाएगा, ये जल्दी सूख जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एवोपरेशन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे, क्या कि इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो दूसरा फैक्टर जिस पे एवोपरेशन डिपेंड करता है वो क्या है, सरफेस एरिया। क्लियर है, पहला क्या है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवोपरेशन जल्दी होगा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो और बढ़ाने से एक टाइम पे बहुत जल्दी होगा। क्योंकि एवोपरेशन केवल कहाँ वर्क करता है, टॉप लेयर पे। जब तक टॉप लेयर के पार्टिकल्स नहीं उड़ेंगे, अंदर के पार्टिकल्स पे वर्क नहीं होने का है ना। तो इसी वजह से हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं धूप में, ताकि एक साथ सारे पार्टिकल्स पे हीट पड़ जाए। मान लो इसको छुपा के रख देंगे तो कुछ पार्टिकल्स उड़ेंगे, जब खोल के रख दिया तो सारे पार्टिकल्स एक ही बारी में उड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो दूसरा फैक्टर क्या था, टेम्परेचर। तीसरा आता है बेटा ह्यूमिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब एंडिंग की तरफ जा रहा है चैप्टर, ध्यान से सुनेंगे सब। ठीक है, इसका क्या नाम है, ये कौन सा अब क्या तीसरा फैक्टर क्या आता है बेटा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। बेटा पहले तो आप सुनिए ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी होती है कि हमारे आसपास एयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बेसिकली हिंदी में कहें तो नमी, मॉइस्चर, नमी। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बहुत पसीने आते हैं, नमी हो जाती है, हवा में पानी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जो गर्मी हो जाती है। मगर दिन जब हम कहते हैं ना कि वो चल रही है जो ड्राई एयर होती है गर्मियों में, लू जिसे कहते हैं, तो उसमें ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत लो होती है, यानी पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। क्यों, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हमें ये बताती है डिग्री ऑफ डेप्थनेस, कि कितनी नमी है पानी में और कितनी नमी नहीं है। अगर अगर वाटर के पार्टिकल्स जो ड्रॉप्स हैं, छोटे छोटे मॉइस्चर पार्टिकल्स, वेपर्स, वो ज़्यादा हैं तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और अगर वेपर्स कम है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, बेसिकली आपकी कम होगी। तो ह्यूमिडिटी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमें क्या बताता है बेटा, डिग्री ऑफ डैम्पनेस, DAMPNESS। ठीक है, अब आगे सुन लीजिए। अगर एयर की ह्यूमिडिटी लो है तो एवापोरेशन अच्छा होता है। जितना कम ह्यूमिडिटी उतना अच्छा एवापोरेशन। आपने देखा होगा जो बारिश का मौसम होता है, धूप तब भी निकलती है थोड़ी बहुत, मगर उस समय ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। पानी की जब बारिश हो रही है लगातार, तो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स एयर में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और ड्रॉप्स की वजह से हीट क्या हो जाती है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो गया तो एवोपरेशन भी कम हो गया। आप खुद सोचो, अगर हमारे आसपास एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं एवोपरेशन, तो उस केस में हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली टेम्परेचर कम हो गया ना, कि पानी के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, जिससे एवोपरेशन कम होता है। या ऐसे याद रखो, अगर ह्यूमिडिटी लो है, इफ़ ह्यूमिडिटी लो है तो एवोपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर पानी जैसे धूप जब गर्मी का मौसम होता है, जैसे ये मौसम चल रहा है, इस समय ह्यूमिडिटी लो है थोड़ी सी, है ना, बहुत कम है ह्यूमिडिटी, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, धूप में गर्मी है। मगर अगर हम बात करें सितंबर की, अगस्त सितंबर में, तो उसमें ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है बेटा, एकदम से हाई हो जाती है, क्योंकि मानसून होता है, लगातार 2-3 महीने बारिश होती है। तो उस केस में जो कपड़े होते हैं वो बहुत कम सूखते हैं, कम, हम घरों में ही सुखाते हैं, तो उस केस में एवोपरेशन क्या होगा, लो होगा। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है तीसरा फैक्टर, ज़्यादा तो एवोपरेशन कम होगा, कम एवोपरेशन तो कम ह्यूमिडिटी तो एवोपरेशन ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा तीसरा फैक्टर, जिसको मैं कहता हूँ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है, लास्ट फैक्टर जो आता है वो आता है विंड स्पीड। बेटा प्लीज़ देखिए, लास्ट वीडियो है, लास्ट जो है वो आपका विंड स्पीड, हवा।
बहती हुई हवा। बेटा विंड क्या होता है, एयर और विंड में अंतर है। अगर एयर एक जगह रुकी हुई है तो वो एयर है, अगर एयर फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तो वो होती है विंड। आप घरों में पंखा लगाते हो, आपके आसपास एयर है, ठीक है, लेकिन जब पंखा चलाते हो तो वो एयर मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से यहाँ, पंखे की वजह से, तो वो क्या हो गई आपकी विंड। तो बेटा विंड स्पीड मतलब जितनी तेजी से हवा होगी कपड़े उतनी जल्दी सूखेंगे, एवापोरेशन उतना। याद रखिएगा, अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो एवापोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा जनरली जब हमें पसीने आते हैं, क्या होता है, हमें पसीने आते हैं तो हम पंखा चलाते हैं, पंखा चलाने से हमारा सारा पसीना एवोपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। देखा होगा आपने, क्यों? क्योंकि हवा विंड स्पीड से क्या होता है, जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो वो साथ में हमारे पार्टिकल्स को लेके भी उड़ जाती है। जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत तेज़ी से चलती है, तो जैसी हवा मेरे से टकराएगी तो वो अपने साथ जो भी मेरे पार्टिकल्स लग रहे होंगे, पसीने के पार्टिकल, जो वाटर पार्टिकल्स होंगे, वो भी सारे हवा में उड़ जाएंगे। तो जितना ज़्यादा विंड स्पीड उतना ज़्यादा एवापोरेशन। जब हमारे कपड़े सूख नहीं पाते तो हमारी मम्मी क्या करती है, रात को कमरे में कपड़े सुखा के पंखा चला देती हैं कि सुबह तक सूख जाएंगे। पंखा क्यों? क्योंकि पंखा चलाने से एवापोरेशन क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। पंखा चलाने से क्या होगा, विंड स्पीड बढ़ जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है तो कपड़े जब भी सूख जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये चारों फैक्टर हैं। कैसे कैसे पढ़ा है हमने? सबसे पहले पढ़ा हमने टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर एवापोरेशन उतना ज़्यादा। दूसरा सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना एवापोरेशन ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स एक टाइम पे एवापोरेट होंगे। तीसरा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, डैम्पनेस बताती है कि कितना मॉइस्चर है या नहीं प्रेजेंट। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम एवापोरेशन, जितना कम ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा एवापोरेशन। ठीक है, मॉइस्चर की बताता है। अगला है विंड स्पीड, जितना ज़्यादा विंड स्पीड उतना जल्दी एवापोरेशन, जितनी कम विंड स्पीड उतना कम एवापोरेशन। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए। ठीक है, ये हो गए मेरे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। बस अब लास्ट टॉपिक आया आज का, ठीक है, सुन लीजिए। ये मैं लास्ट पढ़ा रहा हूँ, एवापोरेशन भी खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कूलिंग कॉज बाय एवापोरेशन। ये है एक तरीके से इफेक्ट्स ऑफ एवापोरेशन, कूलिंग कॉज बाय एवापोरेशन। बस ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म और ये हमारा चैप्टर भी खत्म। छोटे मोटे टॉपिक जो बचे हैं वो हम मिलकर करेंगे कवर। स्कूल से बहुत काफ़ी चीज़ें हो गई होंगी क्लियर आपकी, यहाँ पर जो पढ़ा है, ठीक है। सुनिए बेटे, जनरली जब एवापोरेशन होता है ना तो वो अपने कुछ इफेक्ट छोड़ जाता है, कुछ अच्छे इफेक्ट छोड़ जाता है एवापोरेशन होने से। अच्छा है हमारे अगर आसपास एवापोरेशन होता है तो बढ़िया चीज़ है वो। एक इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एवापोरेशन की मदद से, वो होती है कूलिंग। कूलिंग करने में एवापोरेशन बहुत हेल्प करता है। देखो जब भी एवापोरेशन होगा तो उसको कुछ ना कुछ तो हीट चाहिए, तो वो हीट कहीं से भी ले लेगा, जो भी चीज़ उसे टच करेगी, जो भी चीज़ उसे टच करेगी। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, जो भी चीज़ ने टच करा उसी से हीट ले लेगा, वही तो लेटेंट हीट होगी, कहीं से भी मिल सकती है। अब सुनिए, देखो पहला मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि एवापोरेशन कूलिंग कैसे करता है। आपने देखा होगा, सुनना मेरी बात। ये मेरा हाथ है, हैंड सरफेस। अगर मैंने इसमें 2 बूंदें थिनर की डाल दी, थिनर सुना होगा, थिनर, या पेट्रोल की डाल दी, पेट्रोल, तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है और सारा पेट्रोल उड़ जाता है। कभी महसूस करें? आप जब पेट्रोल को हाथ में डालते हो तो पेट्रोल तो सारा हवा में उड़ जाता है, एवोपरेट हो जाता है तुरंत, और साथ में आपको ठंडा ठंडा फील होता है। या कोई स्पिरिट मतलब थिनर, कोई भी थिनर जैसा सब्सटेंस डालते हो, वॉलेटाइल सब्सटेंस डालते हो, तो वो एकदम ठंडा ठंडा फील होता है। तो क्यों होता है? सुनो, आपके अंदर क्या होगी, हीट होगी, आपकी बॉडी के अंदर, हाथ के अंदर तो हीट है। जैसे ही आपने इसमें क्या डाला, स्पिरिट डाली, ये स्पिरिट उड़ेगी, एवोपरेट हो गई। अब एवोपरेट हुई है तो एवोपरेशन के लिए कहीं ना कहीं हीट तो चाहिए। तो ये जो एवोपरेशन होगा, हमने किसने टच करा है इसको? हमारे हैंड ने। तो हमारे हैंड की हीट को लेके ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये साथ में मेरे हाथ की हीट, जो भी मेरे हाथ में हीट है उसकी मदद से एवोपरेट हो जाएंगे। और जैसे ही मेरे हाथ में से हीट निकलेगी तो मुझे क्या फील होगा? ठंडा ठंडा। देखा होगा आपने कि खुद सोचो ना, अगर किसी में से हीट निकाल दें, हीट है तो गर्मी है, हीट नहीं है तो ठंडा है, कूल है। तो हमारे हाथ में से जैसे हीट निकली, वो हीट क्यों निकली? क्योंकि जो
हमारे स्पिरिट थी वो पार्टिकल्स हमारी हीट को लेके, हाथों की हीट को लेके एवोपरेट हो गई। ये पार्टिकल्स मैंने डाले हाथ पे, पार्टिकल्स तुरंत एवोपरेट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने हमारी हाथ की हीट को यूज़ कर लिया। हमारी लेटेंट हीट ऑफ आवर हैंड, जो हमारे हाथ में छुपी हुई हीट थी जिसे हमने नाम दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इस केस में वो यूज़ हो गई और जैसे हमारे हाथ से हीट निकली हमें क्या हो गया? ठंडा ठंडा फील हो गया। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। आपने को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कूलिंग कॉज बाय एवापोरेशन। जैसे हमने हाथ पे पेट्रोल थिनर डाला, हमारा हाथ ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में से थोड़ी सी हीट निकल गई। वो क्यों निकल गई? क्योंकि पार्टिकल्स ने यूज़ कर ली। दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए, मेरी बात बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा जगह जगह गर्मियों में जो पानी होता है वो मटके में रखा जाता है। यहीं से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जगह जगह जब गर्मी होती है तो पानी जो होता है वो मटके में रखा होता है ताकि ठंडा रहे पानी। आपका जादू होता है क्या? वहाँ नहीं, कुछ साइंटिफिक रीज़न है। सुनिए मेरी बात। देखो ड्राइंग बहुत गंदी है, हंसना मत, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा है अर्थन पॉट। क्या है? अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा, ठीक है। पार्टिकल्स याद रखना, ये जो हमारा अर्दन पॉट है ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। पोर्स मतलब होल्स, बहुत छोटे छोटे होल्स हैं, बहुत छोटे छोटे होते ही होते हैं। डेफिनेटली याद रखना, हर अर्थ के पॉट में पार्टिकल्स थोड़े थोड़े होल्स होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, इतने नहीं होते। और कैसे पता होल्स होते हैं? आप सुनो, जैसे ही आपने इसमें वाटर डाला, ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या डाला आपने? वाटर। क्या डाला बेटा इसमें? आपने वाटर। तो आपने देखा होगा पानी डालते ही मटका के ये पानी के कुछ पार्टिकल्स बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और मटका थोड़ा सा गीला हो जाता है, बाहर से नमी आ जाती है, थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। वो मॉइस्चर कहाँ से आया? अंदर जो भी पानी डाला वो पार्टिकल्स थोड़े से बाहर आ गए। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि मटके में थोड़े से होल्स तो होते हैं। जैसे ही वो पानी बाहर आ गया, पानी बाहर आया, सुनते रहे ना। अब ये पानी क्या करेगा? एकदम से एवोपरेट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर कोई चाहेगा लिक्विड ऊपर का पार्टिकल्स एवोपरेट होने की कोशिश करेंगे जगह जगह। तो ये जो पार्टिकल्स अब पानी के एवोपरेट होंगे, ये यूज करेंगे हीट ऑफ पोर्ट। मटके की हीट को लेके ये पानी हवा में उड़ जाएंगे। आपने देखा होगा, आपने क्या करा, जैसे ही इस मटके का पानी बाहर आया तो पानी हवा में उड़ेगा। मटके के अंदर थोड़ी सी हीट तो होगी, मटका है भैया, कहीं से भी आया, मटके में हर जगह पार्टिकल्स में थोड़ी एनर्जी तो होती है। मटके में हीट थी, तो जैसी पार्टिकल्स बाहर आया, मटके की हीट से वो पार्टिकल्स हवा में उड़ गए भैया। चलो उड़ गए, अब पार्टिकल्स चले गए मटके की बाहर पानी के पार्टिकल्स पहुंचे, वो पानी हवा में उड़ गए। किसकी हीट को लेके? मटके की। अब मटके की हीट को लेके उड़ गए तो और पानी बाहर आ गया। अब सेकंड केस में दोबारा से पानी बाहर आ गया, दोबारा पानी, क्योंकि जब भैया पोर्स तो है तो पानी तो बाहर आता रहेगा। अब मटके की हीट तो जा चुकी, सारी खत्म हो गई, मटके में तो हीट नहीं बची, तो मटका तो हो गया ठंडा, हो गया, क्योंकि जब हीट निकल गई तो मटका ठंडा हो गया। हीट कहाँ गई? पानी को उड़ा के ले गई, एवोपरेट करा के ले गई। अब ये पानी बाहर दोबारा से पहुंचा। अब पानी के अंदर भी तो गर्म पानी है, थोड़ा सा ये हीट है, तो इस केस में ये जो पार्टिकल्स करेंगे ये अंदर की हीट को यूज करेंगे, मटके के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको यूज करेंगे और यूज करके दोबारा से क्या हो जाएंगे? एवोपरेट। और एवोपरेट किसकी मदद से होंगे? क्या करेंगे? हीट ऑफ वाटर, जो H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, जो भी अंदर पानी भरा हुआ है इस बार उसकी हीट यूज हो जाएगी। जब सारी हीट निकल गई, मटके की हीट भी निकल गई, खुद पानी की हीट भी निकल गई, और जब हीट निकल गई तो चीज़ क्या होती है? ठंडी फील होती है। इसी तरीके से मटके में पानी क्या हो जाता है? ठंडा। तो यही है मेरा दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कूलिंग कॉज्ड बाय एवोपोरेशन, कि मटके में जब पानी भरते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों? पहले पार्टिकल्स बाहर आया, क्यों आया? छोटे छोटे पोर्स हैं, वो पार्टिकल्स मटके की हीट को लेके एवोपरेट हो गए, क्योंकि मैंने बताया कहीं से भी हीट ले सकते हैं, वो सन की आ जाए, एटमॉस्फेयर की आ जाए, कुछ भी। दूसरी चीज़, और पानी बाहर पहुंचा, पानी बाहर पहुंचने पे मटके की हीट तो खत्म, अब अंदर की हीट को लेके उड़ गए। ठीक है, ये कहीं से क्वेश्चन आएगा, मैं सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब तीसरा एग्जाम्पल इसका, आपने देखा होगा जब हमें पसीना आता है, जिसे स्वेटिंग कहते हैं, पसीना, जैसे पंखे के सामने बैठ जाते हैं, पसीना आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, पंखा चला दिया, पंखा चलाते ही पसीना तो उड़ जाता है और मुझे ठंडा ठंडा फील होता है। जब मेरी बॉडी से पसीना उड़ता है तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग क्या, तो स्वेटिंग होने से हमारी बॉडी क्या होती है? ठंडी ठंडी फील होती है। जरा कोई बता सकता है क्या होता है? बताओ, कोई भी बताओ।
जैसे ही मान लीजिए क्या हुआ, हम लोगों ने क्या करा, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करी, वर्क करा। वर्क करने से मुझे पसीने आ गए बहुत ज़्यादा। पसीने आने के बाद जैसे ही मैं, अब क्या होगी, मेरी बॉडी के अंदर हीट तो होगी, पसीना आ गया, मेरी बॉडी के अंदर हीट तो होगी, तो वो पसीना क्या होगा, जो वेपर्स है वो मेरी बॉडी को हीट को लेके एवोपरेट हो जाएंगे, जैसे थिनर वाले केस में हुआ था। और जब मेरी बॉडी से हीट निकल जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या हो गया, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो जो स्वेटिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, जो हमारी स्वेटिंग होती है उससे भी, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, PRESPIRATION, रेस्पिरेशन बता देता हूँ, इस नाम से भी आ सकता है। ये जो रेस्पिरेशन है, जब हमें पसीने आते हैं तो ये पसीना हमारी बॉडी के अंदर बाहर आ गया, पार्टिकल्स आ गया, ठीक है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल है, तो वो हमारी बॉडी की हीट को लेके एवोपरेट होगा, जिससे हमें क्या होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो यही तीसरा एग्जाम्पल हो गया किसका बेटा, स्वेटिंग का, कि हमें अच्छा लगता है। ठीक है, अब आगे सुन लीजिए। ठीक है, हमने जनरली सुना होगा कि सर्दियों में जो होता है, बेसिकली हमें क्या करना है, एक तरीके से हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्या पहनने चाहिए, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, कॉटन क्लोथ्स। गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में। क्यों, क्योंकि बेटा जो कॉटन होता है ना, इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्बर, ये पानी को, लिक्विड को, गुड एब्जॉर्बर ऑफ पसीने को जो करता है वो अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हमारी बॉडी से पसीना आता है और हमने कॉटन के कपड़े पहन रखे, कहते हैं ना कॉटन के कपड़े में गर्मी नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, हमने कपड़े पहन रखे, मान लो ये शर्ट मैंने कॉटन की पहन रखी, मान लो मुझे पसीना आया, तो ये जो कॉटन होगी ना, ये उस पसीने को सोख लेगी, क्या कर लेगी, सोख लेगी, यानी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगी, किसकी मदद से, हमारी बॉडी की हीट की मदद से, और हमें क्या हो जाएगा, ठंडा ठंडा फील हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें गर्मी में हमेशा क्या पहनने चाहिए, बेसिकली क्या पहनने चाहिए, बताओ, कॉटन के क्लोथ्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे कोई दिक्कत, अब आगे सुन लीजिए, एक एग्जांपल और दूंगा जो आपको बहुत अच्छे से लगेगा। ठीक है, तो कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, बिकॉज इट इज़ ए गुड एब्जॉर्बर, जिसके वजह से एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारी बॉडी की हीट को लेके उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, और हमें क्या होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो ये सब एवोपरेशन के ही तो कारण है। अब छोटा सा एग्जाम्पल और आपने देखा होगा, सुनते रहो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। ये अर्थ है, अर्थ के अंदर भी बहुत ज़्यादा हीट होती है, आप सबको पता है, गर्मी होती है अर्थ के अंदर। थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश पड़ते ही ये पानी मान लो कितना इकट्ठा हो गया, केवल थोड़ी सी हुई है, बहुत यहाँ तक इकट्ठा हो गया। हीट होते ही ये सारा पानी एवोपरेट होगा, तो अर्थ की हीट क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, पानी को एवोपरेट करने। हीट तो ज़्यादा बाहर आ गई, पानी कम एवोपरेट हुआ, हीट तो बहुत ज़्यादा बाहर आ गई, सारी की सारी हीट बाहर आ गई यूज़ करने के लिए, लेकिन पानी बहुत कम था, बहुत कम हीट यूज़ हुई। जब हीट यूज़ ही नहीं हुई तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कहते हैं जब थोड़ी सी बारिश होती है तो गर्मी हो जाती है, सुना होगा कि अब भपका हो जाएगा, भपका सुना होगा, देसी भाषा में बोलते हैं तो भपका, कि अब गर्मी हो जाएगी, बहुत थोड़ी सी बारिश हुई है, क्योंकि थोड़ी बारिश से हीट, अर्थ की हीट बाहर निकलेगी और वो हीट यूज़ हो नहीं पाएगी, कहीं जा नहीं पाएगी, है ना, तो भपका हो जाता है। लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, लगातार 2 दिन या बहुत 4-5 घंटे, तो कहते हैं ठंडक हो जाएगी। क्यों ठंडक क्यों होगी, पानी बहुत ज़्यादा हो गया, हीट बाहर निकल गई, हीट बाहर निकलने से सारा का सारी हीट यूज़ हो गई इस बार, और जब सारी हीट यूज़ हो गई तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, ठंडा। तो ये 2 कॉमन एग्जाम्पल। आप मम्मी से पूछना, तवा जब गर्म होता है, जिसमें हम खाना पकाते हैं, पराठे सेकते हैं, तवा, पैन जिसे कहते हैं, उसको गर्म है बिल्कुल, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, 2 बूंद पानी की डालना, बस 2 बूंद टपक के, तो एकदम से आवाज़ आएगी सिजलिंग से, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। लेकिन अगर एक साथ पूरी गिलास पानी डाल दो तो वो शांत हो जाएगा, सेम काम हुआ। जब 2 बूंद डाली तो हीट तो बहुत ज़्यादा बाहर आ गई तवे की, मगर पार्टिकल्स बहुत कम थे तो हीट आसपास हो गई। जब बहुत सारा पानी डाल दिया तो सारी हीट उसको यूज़ कर ली। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया तवे का। इसलिए जो हमारे, आपने देखा होगा गर्मियों में जो सबसे ऊपर वाला कमरा होता है वो बहुत गर्म होता है, इसलिए रात को उस पर क्या करते हैं, पहले हम पानी का छिड़काव करते हैं रात को सोने से पहले। क्यों, क्योंकि हमारा जो रूफ है वो लगातार सन के कांटेक्ट में आ रही है, तो बहुत गर्म है, उसके अंदर हीट है। जैसे ही पानी डाला वो सारा का सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा हमारी रूफ की हीट को लेके, और हमारी छत क्या हो जाएगी, ठंडी, और छत ठंडी हो गई तो हमारा कमरा भी ठंडा।
इसलिए जो गाँवों में होता है वो रात को सोने से पहले स्प्रिंकल करते हैं, वाटर को छिड़काव करते हैं, ताकि उस पानी से थोड़ी सी हमारी हीट निकल जाए और हमारा कमरा क्या हो जाए, ठंडा ठंडा हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो कहाँ यूज़ हो रही है, साइंस। एवोपोरेशन इज द मेन रीजन। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट एग्जांपल देता हूँ और टॉपिक खत्म। ठीक है, ठीक, अब आगे सुन लीजिए। लास्ट है, आपने देखा होगा जो हमारा कूलर होता है, कूलर, डेजर्ट कूलर, गर्मी में जो कूलर चलाते हैं, अब तो वो खत्म हो गया, अब यूज़ नहीं होते, एसी लग गए हैं। पहले फिर भी सुनिए, जो डेजर्ट कूलर होता है वो गर्मी वाले दिन तो ज़्यादा ठंडक करता है, लेकिन जब मॉइस्चर होता है ज़्यादा, नमी, तो पसीने लाता है। देखना, जब गर्मी ज़्यादा होती है, सुनना मेरी बात, लास्ट एग्जांपल ये है मेरा कूलर। क्या है मेरा कूलर? ये है यहाँ पर अभी कैसा मौसम है, ड्राई एयर, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ड्राई डे, कैसा डे है, ड्राई डे, यानी बहुत सूखी हवा है, पानी है ही नहीं हवा में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, हीट, जगह जगह हीट प्रेजेंट है, जगह जगह क्या है, हीट प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में हीट प्रेजेंट है। अब अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, कूलर के अंदर क्या भरा रहता है, पानी, पंप चल रहा है, पंप ने पानी की बूंदें बाहर फेंक रहा है, ये पानी बाहर फेंक रहा है। अब जैसे ये बूंदें आई छोटी छोटी, ये क्या करेगी, जो हमारे एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की हीट है, वो हीट यूज हो जाएगी और इसको क्या करा देगी, ऑन द स्पॉट एवोपोरेट, जगह जगह क्या करा देगी, एवोपोरेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है, बाहर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, किसके एयर के, वाटर के पार्टिकल्स बाहर फेंके, हीट पहले से प्रेजेंट है क्योंकि ड्राई डे है, सूखा डे है, गर्मी वाला दिन है। तो जैसे हीट ज़्यादा है, वो हीट क्या करेगी, जैसे पानी की बूंदें मिल गई, वो पानी की बूंदें इस हीट को यूज़ कर लेंगी, और जब हीट को यूज़ कर लेंगे तो ये जो आसपास का एरिया है ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्या निकल जाएगी, हीट निकल जाएगी। किसकी मदद से, इस वाटर की बूंदों की मदद से, वो पानी की बूंदें इस हीट को यूज़ कर लेंगी। डीप समझा रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर बात करते हैं वेट डे की, नमी वाला दिन है, सूखा दिन है, तो ऑलरेडी हीट क्या होगी, कम होगी। जब हीट कम होगी, सुनो मेरी बात, अब मान लीजिए कैसा डे है आपका, इमेजिन कर लीजिए अब कैसा डे है बेटा आपका, ठीक, सुन लीजिए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। क्या है बेटा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी पहले से पानी की पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी मतलब पानी के, तुमने और पानी दे दिया, हीट तो है ही नहीं, तभी तो ये पार्टिकल्स है, टेम्परेचर कम है। अब तुमने और पानी की बूंद दे दी, तो ये तो उड़ेंगे तो है नहीं पानी के पार्टिकल्स, जब कोई हीट निकलेगी नहीं तो गर्मी ठंडक होगा नहीं, हमें पसीने उड़ाएगी, क्योंकि हमारे उसके पार्टिकल्स हमारे फेस पैक चिपक जाते हैं, और कूलर के सामने बैठने के बाद भी हमें पसीने आते हैं। क्यों, क्योंकि उस दिन ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो डेजर्ट कूलर भी कब अच्छा काम करेगा, हॉट एंड ड्राई डे, एज कम्पेयर टू कूल डे। अगर थोड़ा मौसम जब ठीक हो जाता है, एसी उसमें चलाओगे अगर कूलर, तो वो आपको पसीने लाएगा। जिस दिन नमी ज़्यादा होगी, जिस दिन बारिश ज़्यादा होती है, उस दिन आपको पसीने आते हैं कूलर में। रीज़न, क्योंकि ह्यूमिडिटी पहले से ज़्यादा है और पार्टिकल्स दे दिए, हीट है नहीं, तो डेफिनेटली वो उड़ेंगे नहीं और आपको नमी देंगे। यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। एक लास्ट छोटी सी बात एंड देन हम इसको ऑफ करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे मोशन। आपका बहुत जल्दी टेस्ट है, मैंने बता दिया है, केमिस्ट्री का टेस्ट है। आज क्या है बेटा, जनरली मंडे, आपका जो थर्सडे है उसको पूरी केमिस्ट्री का टेस्ट है, सब कुछ मिला के रिटर्न में होगा, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, जैसे भी होगा बता देंगे। लास्ट, अब हमें क्या बताना है, लास्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, इसके बाद इसे एंड करते हैं। शो द, ये मेरे से कुछ बच्चों ने पूछ चुका है क्वेश्चन, शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। बेटा हम आपसे बोलते हैं जनरली कि हमें क्या, मैंने कहा एयर है, आपको पता है आपके आसपास थोड़े से वाटर के पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है हमेशा, थोड़ी ना थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, यानी आपके आसपास पानी के मॉलिक्यूल्स हमेशा हैं जो आपको दिखते नहीं है, वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपने कहा हम कैसे मान लें, आप कह रहे हो तो मान लें क्या, मैंने कहा बिल्कुल मत मानो, मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ, वही पढ़ना है और चैप्टर खत्म, कि हमारे एयर में वाटर के पार्टिकल्स हैं। आपको पता है जब वेपर्स होते हैं, सुनना मेरी बात सभी ध्यान से, जब वेपर्स को कूल करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में, छोटी छोटी ड्रॉप्स में होता है। मैंने क्या करा, आपने जनरली देखा हो, ये मेरा क्या है, गिलास, मैंने फ्रीज में से ठंडी बोतल निकाली, बिल्कुल चिल्ड, इसमें डाल दिया, बाहर का छुआ भी नहीं मैंने कुछ भी, अभी ठंडा ठंडा पानी इसमें डाल दिया। आप सुनना मेरी बात, कोल्ड वाटर इसमें डाल दिया,
आपने देखा होगा कुछ देर बाद गिलास के बाहर जिसमें होल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पोर्स भी नहीं है, धीरे 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 थोड़ा सा पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं पानी के। जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है, जब लाते हो तो धीरे धीरे पानी उसके बाहर बॉटल पे चिपक जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आता है वो पानी, नहीं पता ना। इसी तरीके से इस गिलास में आप करके देखना, पहले क्या करना, एक ठंडा पानी की बॉटल ले लो चिल्ड, और गिलास में डाल देना, बाहर छूना भी मत, केवल अंदर डालना। 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद देखोगे आप क्या कि जनरली यहाँ क्या होता है, मॉइस्चर आ गया। क्या आ गया यहाँ? मॉइस्चर। क्या आ गया? मॉइस्चर। कहाँ से आया? जैसे ही मैंने ठंडा डाला, ठंडा पानी डाला, ठंडा पानी से अभी यहाँ पे मान लीजिए पार्टिकल्स नहीं आए, पानी डाला, अब ये ठंडा है तो आसपास क्या करेगा आपने, आसपास कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट तो ट्रांसफर, जैसे हीट ट्रांसफर होती है ऐसे कूलिंग इफेक्ट भी ट्रांसफर होगा, जगह जगह क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट करेगा अपने इस एरिया में। इस एरिया में क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट। यहाँ एयर होगी, एयर के पार्टिकल्स पे क्या होंगे, वेपर्स होंगे, क्या होंगे, छोटे छोटे वेपर्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, वेपर्स। जैसे उन वेपर्स को क्या मिली, कूल मिला, क्या मिला, कूलिंग इफेक्ट मिला, वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। तो ये वेपर्स किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में, और लिक्विड में चेंज होकर कहाँ चिपक जाएंगे, यहाँ, और यहीं से क्या आ गई, थोड़ी सी इनमें नमी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एयर में क्या है, वाटर के ड्रॉप्स, मॉइस्चर है, थोड़े वेपर्स है। दोबारा सुन लो जो मैंने बोला, ठंडा पानी डाला, आसपास क्या करी, कुछ रेंज तक कूलिंग इफेक्ट करा, कूलिंग इफेक्ट देने से क्या हुआ, जो यहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे एयर में वो कूल होके, वेपर्स कूल होके किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। हमने पढ़ा था कंडेंसेशन, और कूल होने के बाद ये सीधा सीधा लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि एयर में क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है ड्रॉप्स के। ये चैप्टर खत्म होता है बस, ठीक है। अब इसकी एक क्लास जूम पे होगी जिसमें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने, जो सिलेबस के, तो मतलब सिलेबस के हैं मगर ऐसे नॉर्मली दिमाग मारने वाले हैं। तो सभी को जूम क्लास लेनी कंपलसरी, जिस दिन मैं बोलूँगा। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। परसों अभी बता देते हैं, वेडनेसडे, कल आपकी मोशन की वीडियो आएगी, परसों कोई वीडियो नहीं आएगी। वेडनेसडे को, आज मंडे है, परसों वेडनेसडे को कोई वीडियो नहीं आएगी। उस दिन जूम क्लास पे आपकी मीटिंग है। अभी बता देता हूँ क्या टाइमिंग है, सुन लो सभी, ठीक है। ग्रुप पे बता देंगे टाइमिंग, फिर भी सुन लो कि आपकी जो मेरे ट्यूशन वाली क्लासेस चलती हैं, अग्रवाल क्लासेस, उनकी तो टाइमिंग है 3:15 to 4, एंड जो मेरे स्कूल की क्लासेस होंगी जूम पे वो होंगी 4 to 4:45। तो बी रेडी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, 3:15 to 4, एंड और सभी को लेनी कंपलसरी है। उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक पूरे हो चुके हैं मगर जैसे एवोपरेशन के तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें उस तरीके से, जैसे कि मुझे जो उसमें पढ़ाना है एक छोटा सा ड्राई आइस, क्या ड्राई आइस जिसे कहते हैं CO2, वो भी कैसा, सॉलिड। क्या फ़ायदे हैं इससे, क्या पढ़ाना है उसमें, ओरली 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट का। या कि एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ आज, सुन लीजिए ध्यान से। बर्फ़ होती है, बर्फ़ जनरली क्या होती है, सॉलिड होती है। जब उसे पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट करते लग जाती है, क्यों, जबकि सॉलिड की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जबकि हमें पता है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है। तो आइस क्या है, सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड। तो उस तरीके से तो बर्फ़ पानी में डूब जानी चाहिए थी, मगर हम क्या देखते हैं कि वो पानी में तैरती है, क्यों, ये डिस्कस करेंगे। और आप सोचो, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, एंड वी नो दैट द आइस इज अ सॉलिड एंड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द लिक्विड। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो सॉलिड है वो पानी में डूब जाएगा क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, मगर यहाँ तो बर्फ़ तैरती है लिक्विड में, क्यों तैरती है, ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के क्या यूज़ है, सब कुछ तरह तरह के क्वेश्चंस एक क्लास होगी। और थर्सडे को आपका क्या है, बेसिकली टेस्ट है, ठीक है। पूरे चैप्टर का सारे डिस्कस करने के बाद आज के लिए इतना। कल मिलेगी मोशन की वीडियो, मैथ्स की वीडियो भी थोड़ी देर बाद आ रही है आपके पास, ठीक है। थैंक यू क्लास।